नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी ने आज एमएसएमई को 2500 करोड़ रुपए की सौगात दी है। कैसे मिलेगा लोगों को इसका फायदा, आगे आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर है, धर्मांतरण केस में उमेश गौतम का बड़ा कबूलनामा सामने आया है, जिसमें उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कानपुर में क्यों दहशत के साए में जी रहा है हिंदू परिवार, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही कहां लोगों को सता रहा है बाढ़ का डर, खाने पीने की चीजों में भर गया है पानी, वो तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी की करोड़ों की सौगात के साथ ही सीएम ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वरोजगार योजना के तहत एमएसएमई को 2500 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस मौके पर उन्होंने 31,542 एमएसएमई इकाइयों को 2,505 करोड़ का लोन बांटा है और 9 जिलों में 73 करोड़ 54 लाख रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार में आत्मनिर्भर बनाना हमारा मकसद है। इस दौरान कोरोना संकट पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी कोशिशों का नतीजा है कि आज प्रदेश में सिर्फ 3,600 एक्टिव केस रह गए हैं। सीएम योगी ने लोगों से आग्रह किया कि हमें अभी और सतर्क रहने की जरूरत है। व्यापक पैमाने पे अभियान चलाए गए। मैं स्वयं, मंत्रीगण, अधिकारीगण फील्ड में रहे, दौरे किए, कैंप किए। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आज का परिणाम मैं कोरोना का बताऊं तो मात्र 208 पॉजिटिव केस आए हैं। 3,600 एक्टिव केस मात्र रह गए हैं। लेकिन अभी भी हमें सावधानी बरतनी है, सतर्कता बराबर बनाए रखनी है। जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है, एक सुरक्षा कवच है, हमें बताना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ जीवन के साथ साथ जीविका भी बचे, इसकी भी चिंता करनी है। तो जीवन को बचाने के लिए और जीविका को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान प्रारंभ हुआ, जीवन को बचाने के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा माध्यम है और जीविका को बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो पैकेज घोषित हुआ था वह सबसे बड़ा सहारा है। इन दोनों को मिलाकर के जब हम कार्य करेंगे तो उसके परिणाम बेहतर आएंगे। कार्यक्रम के बाद न्यूज़ 18 ने योजना के लाभार्थियों से बातचीत की है, उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और इंडियन बैंक की तरफ से स्टार्ट कर रही हूं, जिसमें मुझे 12 लाख का लोन दिया गया है इंडियन बैंक की तरफ से। और मैं चाहूंगी कि जो भी सेवाएं मिल रही हैं हमें, वो मैं आगे अच्छे से अच्छे कार्य में और अच्छे से अच्छे कार्य में आगे प्रयोग कर सकूं और लोगों को रोजगार दे सकूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सौभाग्य से मुझे 10 लाख रुपए का लोन हुआ, जिससे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक का एक बढ़िया शोरूम डाल रहा हूं। और मैं ये आज के युवाओं में से कहना चाहूँगा कि जितना बेरोजगारी की तरफ लोग भागते हैं जॉब के लिए, उससे ठीक है अगर वो सेल्फ डिफेंस बने तो ज़्यादा अच्छा होगा। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने खुद को डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। डॉक्टर संजय निषाद ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो अलग से चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संजय निषाद की उचित फोरम पर बात हो रही है, वो हमारे सहयोगी हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। मैंने उनसे ये कहा कि अगर डॉक्टर संजय के चेहरे पर, उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाए तो एक 18% वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। आसानी से 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। मैं मित्र की हैसियत से उन्हें सलाह दिया हूँ कि अगर सभी बिरादरी के मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अब सबको बना कर देख लिए हो। देखिए, जो बात जिस स्तर पे हो रही होगी, जिसका उत्तर जिस स्तर से मिलना चाहिए उस स्तर से उत्तर मिलेगा भी। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों का पूरा आदर और सम्मान करती है और जो भी सम्मान बढ़ाया जा सकता है, स्थान बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए पहले भी किया गया है और नेतृत्व से बातचीत वो कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनका बैठना हुआ है, तो जो निर्देश होगा प्रदेश भाजपा तय करेगी। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद आज सीतापुर में मां ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी सबसे विशाल और सशक्त संगठन है। पीएम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में जो भी आंतरिक चुनौतियां हैं उन सब का सामना किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी जो सबसे विशाल और सशक्त संगठन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक निर्णायक नेतृत्व दे रहे हैं और नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में सदस्यता लेके मुझे अगर थोड़ा सा भी भारत के प्रति योगदान देने का अवसर मिलेगा तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। और अब बात करते हैं धर्मांतरण केस में सबसे बड़े कबूलनामे की। श्याम प्रसाद से उमर गौतम बने आरोपी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों की माने तो अमेरिका, कतर और कुवैत तक से धर्मांतरण के लिए फंडिंग की जा रही थी। धर्मांतरण केस में इस्लामिक सेंटर का नाम आने के बाद से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस्लामिक दावा सेंटर पर फंडिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई। खबर के मुताबिक अमेरिका के एनजीओ से भी धर्मांतरण के लिए फंडिंग हुई थी। वहीं कतर, कुवैत से भी फंडिंग की बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। फरीदाबाद, मुंबई से भी फंडिंग की बात सामने आई है। दिल्ली के फातिमा चैरिटेबल फाउंडेशन से भी फंडिंग हुई थी। किस तरीके से यह धर्मांतरण का पूरा इनका रैकेट चल रहा था, कहाँ कहाँ के लोग थे और किस किस प्रदेशों में इन्होंने इस तरह से किया है, या जो प्रोफाइलिंग जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उसकी हम लोग प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो अभी तक लगभग 400 लोगों की हम लोग जो प्रोफाइलिंग की है उसके हिसाब से लगभग 55% महिलाओं का कन्वर्शन हुआ है और 45% पुरुषों का हुआ है। उमर के कबूलनामे का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। कबूलनामे के वीडियो में वो कहता नजर आ रहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। इनमें एक मेरा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। धर्मांतरण मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। धर्म परिवर्तन करने वाले प्रवीण ने न्यूज़ 18 से कहा है कि उसने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। सहारनपुर के रहने वाले प्रवीण ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरी फोटो और पेपर कहां से आए। न्यूज़ 18 से बातचीत में उसने ये बड़ा खुलासा किया। मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ हूँ इसमें। फोटो कहाँ से, मतलब कहाँ से आपकी फोटो अरेंज हुई, कार्ड बनाया? अब ये तो वो टीम आई थी, उन्हें भी बताया कि बस पता ही जैसे कुछ है नहीं तो क्या कह सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। इसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि इस तरह से एकदम से मतलब सब पूरा का पूरा घर ही। मैं भी ये देख रहा हूँ कि मैं देखो ये मेरी लिखी हुई किताब है, ये मोदी के ऊपर है, नमो का था, मोदी के विचार और ये परवीन कुमार, आपका नाम भी नीचे लिखा हुआ है। ये रहा यहाँ पे, ये परवीन कुमार का नाम है। वहीं धर्मांतरण को लेकर हो रहे नए नए खुलासे के बीच जालौन में मूक बधिर फाउंडेशन के लोग आज सड़कों पर नजर आए। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन आपराधिक कृत्य है, इसे रोका जाए। साथ ही उनकी मांग है कि पीड़ित पक्ष को सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और जिले में मूक बधिर के लिए केंद्र भी खोला जाए। हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठे हो गए, धर्म प्रबंधन के खिलाफ है। हमारी संस्था में जो है उनके बाद धर्म प्रबंधन एक सामाजिक आपराधिक तत्व है, तो इसे रोका जाए। धर्म प्रबंधन करने वालों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पीड़ित पक्षों सरकार के द्वारा 10 लाख का मुआवजा दिलाया जाए। मुख्य बदल लोगों को सुरक्षा एवं सुरक्षा प्रदान की जाए। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगों को हर माह जागरूकता अभियान चलाया जाए। कानपुर में दहशत के साए में कई हिंदू परिवार जीने को मजबूर हैं। इनके मन में डर इतना बढ़ गया है कि वो पलायन की बात कर रहे हैं। लोगों ने मकानों के बाहर घर बिकाऊ है का बोर्ड लगा दिया है। दरअसल रेल पटरी इलाके में छेड़छाड़ के मामले में कुछ लोगों को जेल की सजा हुई थी। लोगों का कहना है कि वो सभी आरोपी जेल से छूटकर वापस आ रहे हैं और इसी डर के चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि FIR दर्ज की जा रही है। आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। जिन लोगों को धमकी मिली है या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनसे तहरीर प्राप्त करके एक FIR दर्ज किया जा रहा है और जो लोग धमकी दे रहे हैं, जो वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर और NSA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी को माहौल बिगाड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा और कानपुर का हर नागरिक जहाँ रहना चाहता है वहाँ पर रहने के लिए स्वतंत्र रहेगा। कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं क्रिएट कर सकता। वहीं इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। क्षेत्रीय SP विधायक अमिताभ वाजपेयी पर पीड़ितों ने आरोपियों की मदद करने का आरोप लगाया है, जिस पर सफाई देते हुए SP विधायक ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उधर बीजेपी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि किसी को भी दबाव में विस्थापित नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, चुनावी वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी की उन्मादी सरकार हम लोगों के बीच में है। हो सकता है सरकार कोई साजिश कर रही हो,
झगड़ा जो आप बता रहे हैं, झगड़े की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमारे पास भी आई थी और झगड़े के बारे में जानकारी करी। 2 परिवारों का झगड़ा है। अपने आम जनमानस को ये संतुष्टि देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ सदैव है, सदैव रहेगी और उनका कभी बुरा नहीं होने देगी। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या आम जनमानस है, हमारे लिए सत्ता ही सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन का होता है। हमने आज व्यवस्था परिवर्तित की है, हमने कानून का राज पालन किया है। जो कानून तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बड़ी खबर गाजीपुर से, जहां पर पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की ऑडी कुर्क की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। ऑडी की कीमत 31 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसे कुर्क कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको गाजीपुर से बता रहे हैं। पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की ऑडी गाड़ी को कुर्क किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। ऑडी की कीमत तकरीबन 31 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया गया है। आज दिनांक 23/6/2021 को जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुपालन में आफसा अंसारी, अनवर शाहजाद और सरजील रजा की। उधर सहारनपुर में प्रशासन ने गैंगस्टर विनोद शर्मा और उसके भाई की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की है। आरोप के मुताबिक दोनों ने काली कमाई से करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई थी। 2 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति कुर्क होने के बाद से भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है। सहारनपुर की पौष कॉलोनी वसंत विहार में विनोद शर्मा की कोठी और दूसरी प्रॉपर्टी के साथ लग्जरी कार भी जब्त की गई है। गैंगस्टर विनोद शर्मा का काफ़ी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। आरोप के मुताबिक समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उसने नेताओं से साठगांठ कर विवादित संपत्तियों पर कब्जा किया था। आज जनपद सहारनपुर में एक भूमाफिया और साथी गैंगस्टर के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की गई है। इसकी लगभग 2 करोड़ की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है सरकार के पक्ष में। यह साथी जो गैंगस्टर है विनोद शर्मा, यह भूमाफिया है और इसने अपनी अवैध गतिविधियों से, गैंगस्टर की गतिविधियों से तमाम संपत्ति अर्जित की। और एक बड़ी खबर मथुरा से है, जहां पर थाना छाता क्षेत्र के कस्बा छाता के मुख्य बाजार में एक बदमाश को भीड़ ने जमकर पीट दिया। दरअसल 3 बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान पर लूटपाट की। दोनों बदमाशों को भागने में कामयाबी मिल गई, लेकिन एक बदमाश भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद भीड़ ने बदमाश को जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से बदमाश को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और थाने पहुंचाया।